नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिस खबर की जानकारी आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि हेल्थ विभाग ने इसी से जुड़ी हुई हाल ही में एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि गर्मी से जितने भी लोग बीमार हो या मर जाएं उनका डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि हेल्थ एडवाइजरी आधारित है इस बात पर कि भारत के मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार गर्मी अपने कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। ऑलरेडी फरवरी में 122 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च में और ज्यादा भीषण गर्मी पड़ेगी। संभव है कि हीट वेव भी आएगी। ऐसी स्थिति को समझने के लिए आज के सेशन में हम यह जानेंगे कि इतनी भीषण गर्मी के क्या कारण होने वाले हैं और जो सर्दियां हैं वो समय से पहले ही चली गई। फरवरी बहुत तेजी से यानी फर से निकल गई। ठंड ने बहुत जल्दी विदाई ले ली और ऐसी स्थिति में बहुत तेज गर्मी महसूस होने लगी। मार्च में ही लोगों को गर्मी के थपेड़े महसूस होने लगे हैं। ऐसी स्थिति में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्मी से बचने के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि क्या गर्मी से बचने के लिए करें और क्या ना करें। ऐसी पूरी लिस्ट बनाकर दी गई है, किन चीजों से परहेज करें और किस तरह के उपाय अपनाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि 1 मार्च से ही गर्मी में होने वाली बीमारियां, तेज गर्मी के शिकार हो रहे मरीजों और हीट वेव से होने वाली मौतों का आंकड़ा दर्ज करना शुरू करें। यानी 1 मार्च की डेट ही स्वास्थ्य विभाग ने सभी राज्यों को प्रेषित करते हुए कह दी है कि आप इन आंकड़ों को नोट करना शुरू कर दें कि कौन से राज्य में कितने लोग गर्मी से प्रभावित हुए। इसका मतलब बात गंभीर है और इसका चिंतन भी आवश्यक है। और यह कारण है क्योंकि फिलहाल आप हेडिंग देख रहे हैं, इंडिया फोरकास्ट हीट वेव आफ्टर हॉटेस्ट फेब्रुअरी सिंस 1901 के बाद में आप 2023 में हैं। 122 साल बाद ऐसी गर्मी अपेक्षित की जा रही है। आप यहां पर सुर्खियां देख लीजिए, सारी खबरों का आधार है मार्च में सी हीट वेव। ऐसा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि भारत में मार्च के अंदर हीट वेव देखी जा सकती हैं। ये हीट वेव क्या होती हैं, क्यों होती हैं, सारी बातें आज के सेशन में हम जानेंगे। टेम्परेचर ऐसा क्यों चढ़ा है वो जानेंगे, लेकिन एक बार के लिए यह समझ लें कि टेम्परेचर ऐसा कितना बढ़ गया है। फरवरी में ऐसा कितना तापमान हो गया जिसने 121 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कैसे तापमान की जानकारी हमें मिली, आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, कहा जा रहा है कि फरवरी 1901 में तापमान सामान्य से 0.81 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया था, जो फिलहाल 1.73 डिग्री ज्यादा है। ऐसी स्थिति में जो औसत तापमान है वो अधिकतम 29.5 डिग्री नोट किया गया। कहां पर? संपूर्ण भारत का एवरेज लिया जा रहा है, उसमें 29.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पूर्वोत्तर भारत जो नॉर्थ ईस्ट है, भारत के पूर्व और मध्य भारत में उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में सामान्य से ज्यादा होने की संभावना है। आप कहेंगे सर ऐसी फीलिंग आ रही है, बचपन में जब सामान्य वो समाचार सुना करते थे मौसम विभाग के, आप कुछ वैसी ही जानकारी हमें दे रहे हैं। जी हां, हम जानकारी वैसे ही दे रहे हैं, लेकिन ये जानकारी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे जानकारी जुटाते हैं, एक बार के लिए टेबल देखिए। यहां पर लिखा हुआ है मंथली एवरेज मैक्सिमम, यानी कि महीने का अधिकतम तापमान कब कब नोट अधिकतम किया गया। देखिए, माना जाता है कि नॉर्मल टेम्परेचर जो फरवरी में है वो 27.8 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, लेकिन वर्तमान के अंदर कुछ ऐसे आंकड़े देखे गए हैं। कब कब देखे गए हैं? 2009, 17, 6, 16 और 23। 16 के बाद 2023 में अधिकतम तापमान दर्ज किया जाना है, दैट इज 29.54 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब यह हुआ सामान्य तापमान तो इतना रहना चाहिए, लेकिन उसकी तुलना में इतना डिग्री टेम्परेचर फरवरी में नोट किया गया है। यह जो आप आंकड़ा देख रहे हैं, ये 1901 से जब से तापमान नोट किया जा रहा है उससे अब तक का अधिकतम तापमान है फरवरी के लिए। फरवरी में तापमान बढ़ा, उससे मार्च की क्या संभावनाएं जुटती हैं वो भी हम आज के सेशन में बताएंगे। कारण क्या था वो भी हम आपको आज के सेशन में बताने वाले हैं। ऐसी स्थिति के अंदर तापमान को लेकर जो प्रेडिक्शन नोट जारी किया गया, उस प्रेडिक्शन नोट को आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत के अंदर जो अधिकतम तापमान से प्रभावित होने वाले क्षेत्र रहेंगे
वो सामान्यतया उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं। आप यहां पर येलो लाइन के साथ देख सकते हैं, इन्हें अबव नॉर्मल लेवल पर कंसीडर किया गया है। जो ग्रीन साइड है यानी कि एक तरह से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू वाला जो क्षेत्र है यह नॉर्मल सिचुएशन फील करेगा। ठीक इसी प्रकार से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का जो क्षेत्र है यह सामान्य क्षेत्र प्रभावित करेगा। लेकिन जो एक्सट्रीम अबव नॉर्मल है वो राजस्थान के अंदर देखा जा सकता है, यानी तापमान के अंदर अधिकतम वृद्धि राजस्थान के क्षेत्रों में देखी जा सकती है। बोले सर बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही है जो DD1 पे आया करती थी, यहां तापमान इतना अधिक रहेगा, यहां तापमान ऐसा हो गया है। DD1 पे कभी कारण नहीं समझाए जाते थे। आज हम आपको इन सब चीजों का कारण समझाएंगे, क्योंकि भारत में या किसी भी दुनिया के देश में आप चले जाएं, परेशानी कोई भी हो, बस आप कारण बता दो कि क्यों है, तो व्यक्ति समझने की कोशिश करता है, चल ठीक है तापमान बढ़ गया, इसका सबको लगता है कारण जलवायु परिवर्तन है। लेकिन मैं जलवायु परिवर्तन का तो आज के सेशन में नाम भी नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि ये तो सबको पता है। वो कारण मैं क्या बता दूं कि पेड़ कट गए, पॉल्यूशन बढ़ गया, CO2 का एमिशन ज्यादा हो गया, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मानव के द्वारा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज्यादा किया। ये तो बहुत आंसर लिखने वाले पॉइंट है, ये तो सबको पता है। तो हम ऐसी चीजें आप लोगों को नहीं बताने वाले। मैं आपको एकदम ओरिजिनल जो इसके लिए जिम्मेदार कारण है, वो सबको पता है, वो कारण तो नॉर्मल कारण हुआ ना। ऐसा क्या हुआ जो अचानक तापमान बढ़ा दिया, वो कारण मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यह आपके सामने यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइजरी है, जिसके अंदर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा डियर चीफ सेक्रेटरी यानी कि राज्य के अंदर जितने भी राज्य हैं, वहां के जितने मुख्य सचिव हैं, उन सबको इस प्रकार से पत्र लिख करके यह सूचित किया गया है कि आप लोग अपनी पूरी तरह से एक लिस्ट बना लें। असल मायने में जब सरकार तैयारियां करने लग जाए तो इसका मतलब यह है कि सरकार पता जान चुकी है कि आगे क्या होने वाला है। ऐसी स्थिति में हर राज्य को सूचित किया गया है कि आप लोग प्रभावित होने वाले लोगों की सूची बनाना शुरू कर दें। कितने लोग बचे, मतलब कितने लोग मरे, कितने लोग बीमार हुए, कितने लोग सही हुए, ये सारी जानकारी बनाना शुरू कर दें। इतना ही नहीं, क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे रहें, कैसे ना रहें, ये सारी डिटेल्स राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं। ऐसी स्थिति में चिंता तो अपरंपार होती है, और जब गर्मी होती है तो सबसे पहले हमें याद भगवान ही आते हैं। याद भगवान आते हैं, उनकी चर्चा भी हम करेंगे, क्योंकि अब भगवान आपके मोबाइल में स्थापित करने की तैयारी चल रही है, यानी श्री मंदिर एप्लीकेशन, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी बताता हूं। आज जिस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे उसमें एक शब्द बार बार आ रहा है, दैट इज हीट वेव। हीट वेव, हीट वेव, ये होती क्या है? क्या लू को अंग्रेजी में हीट वेव कहते हैं क्या? जी नहीं। हीट वेव असल में मौसम की एक ऐसी अवधि है जिसमें तापमान एक समय तक औसत से कई डिग्री अधिक होता है। उदाहरण के लिए, मैदानी क्षेत्रों में तापमान जब 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में जब तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तब हीट वेव की सिचुएशन आना शुरू होती है। कहा जाता है जब औसत तापमान से मैदानी क्षेत्रों में तापमान 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए। उदाहरण, मान लीजिए आज मैं राजस्थान में हूं, औसत तापमान मान लीजिए यहां का 30 डिग्री है, लेकिन तापमान अचानक 30 से 36.4 डिग्री पहुंच जाए तो यह हीट वेव की सिचुएशन कहलाती है। वहीं वह पहाड़ी क्षेत्रों में 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान, मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्रों का आज का औसत तापमान 20 डिग्री है, अचानक वहां का टेंपरेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए तो यह सिचुएशन हीट वेव सिचुएशन कहलाती है। तो हीट वेव आपने समझ ली। हीट वेव से बचने के लिए जो सबसे पहले याद आते हैं वो है ईश्वर। ईश्वर क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि कौन सी तिथि चल रही है, कौन सा व्रत आ गया है, शुक्ल पक्ष कब है, कृष्ण पक्ष कब है, इस तिथि के दिन क्या किया जाना चाहिए, कौन से दिन क्या योग, क्या महात्म्य है, पंचांग कैसा चल रहा है, गीता के श्लोक क्या हैं, अगर कोई कथा करनी है तो उस कथा का साहित्य क्या है, मतलब कोई दिन स्पेशल है तो उसके लिए क्या पूजा पाठ की जाए, किसी दिन का पंचांग कैसा है, और तो और महीने के अंदर आपकी माताजी को आपने परेशान होते हुए देखा होगा, बहुत से घरों के अंदर चौथ का व्रत किया जाता है। कई जगह करवा चौथ का तो साल भर में एक बार तो अधिकांश लोग करते हैं, लेकिन महीने के हिसाब से चौथ के व्रत किए जाते हैं। उसमें चंद्रोदय कितने बजे होगा इसका बहुत महात्म्य होता है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रोदय का टाइम हुआ, ये सारी चीजें आपको एक एप्लीकेशन में अगर मिल जाए और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इस एप्लीकेशन को जरूर अपने परिवारजनों के मोबाइल में इंस्टॉल करवाएं। बहुत काम की एप्लीकेशन है। हाँ, आपके लिए भी काम की है, क्योंकि
आज की भागदौड़ के अंदर आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिन्हें फुर्सत नहीं मिलती मंदिर जाने की, जिन्हें फुर्सत नहीं मिलती यात्राओं पर जाने की, तीर्थ यात्राओं पर। तो ऐसी स्थिति में इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप बहुत से प्रमुख मंदिरों के लाइव दर्शन भी घर में बैठे हुए कर सकते हैं। जैसे फिलहाल आप मोबाइल पर मुझे सुन और देख रहे हैं, ऐसे ही आप मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। तो बहुत ही काम का एप्लीकेशन है, तो आप इसे जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी काफी सारे लोग इसे इंस्टॉल कर चुके हैं, आप यहीं से लिंक से जाएं और करें। अब हम चलते हैं सबसे पहले कारण पर। ऐसा क्या कारण है जिसके कारण तापमान इतना ज्यादा बढ़ने की न्यूज आ रही है? पहला कारण जो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों बनेगी कि हीट वेव अब आने वाली है, यानी तापमान औसत से 6.5 डिग्री बढ़ जाएगा। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? तो पहले कारण पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं, और पहला कारण समझने में थोड़ी सी ज्योग्राफी इन्वॉल्व है, तो आप उसे समझने के लिए एक विद्यार्थी की तरह समझें, श्रोता की तरह कम समझें। विद्यार्थी की तरह समझने का मतलब यह है कुछ ज्ञान आपको एक्स्ट्रा लेना है, और एक्स्ट्रा ज्ञान यह है कि फिलहाल गुजरात और राजस्थान में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनना शुरू हुआ है। गुजरात राजस्थान में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनना शुरू हुआ है। आसमान साफ है, इस वजह से तापमान में अचानक बढ़त देखी गई है। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में चक्कर आने शुरू हो गए। एंटी साइक्लोनिक क्या होता है? साइक्लोन तो खूब सुना है, साइक्लोन सुना है तो देखा भी होगा। बोले सर मैंने देखा नहीं है। अरे खूब देखा होगा। अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं और विशेष रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र में अगर आप हैं, तो आपने कभी हवा का बवंडर बनते देखा होगा, या गोल गोल हवा को उठते हुए देखा होगा, जिसे कई जगह प्रेत कहा जाता है, कई जगह जिन्न कहा जाता है, कई जगह भभूड़ा कहा जाता है। और इसमें मत आ जाना, ये पागल कर देगा, ये कर देगा। असल में वो भभूड़े जैसे जो बवंडर उठता है ना, वो तो होती है साइक्लोनिक सिचुएशन। साइक्लोनिक सिचुएशन यानी वो हवा उठकर ऊपर जाती है, कई बार उसके अंदर आपकी पॉलीथीन कचरा फचरा उड़ करके ऐसा लगता है और कितना ऊपर चला गया। दैट इज साइक्लोनिक सिचुएशन। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज वो घूमती है। इसका कारण क्या है वो हम ज्योग्राफी के अंदर बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो अभी गुजरात और राजस्थान के अंदर क्रिएट हो रही सिचुएशन है वो एंटी साइक्लोनिक है। एंटी साइक्लोनिक मतलब हवाएं ऊपर की तरफ उठने की जगह ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। ऊपर से नीचे की तरफ हवा आ रही है, यानी ऊपर से यूं दबाव नीचे आ रहा है। ऊपर क्या भगवान पंखा लगा के बैठा है क्या? और हमें फील क्यों नहीं हो रहा? हमारे कपड़े क्यों नहीं उड़ रहे अगर हवा आ रही है तो? यह हवा विंड फॉर्म में नहीं है, एयर प्रेशर के फॉर्म में है जो आ रही है। ये जो एयर प्रेशर के फॉर्म में सिचुएशन नीचे आ रही है, इससे इन दिनों गुजरात राजस्थान में हाई प्रेशर जोन क्रिएट हुआ है। सर ये बात थोड़ी ऊपर से जा रही है, कैसे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हुआ है, क्या है? मैंने कहा चलो ज्योग्राफी समझने में, क्लाइमेटोलॉजी समझने में टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन मैं आपको कुछ व्यवहारिक तरीके से, बहुत आसान तरीके से इसको समझाने का प्रयास करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, वर्ड को, मैप को अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ इस प्रकार से उसे लैटिट्यूड्स के माध्यम से विभाजित किया जाता है। बीच में इक्वेटर अज्यूम की जाती है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल, इस प्रकार से सर्कल्स कर। ये जो इक्वेटर होती है ना, इक्वेटर के बारे में यह कहा जाता है कि यहां रोजाना शाम 4 बजे बारिश होती है। आप कहेंगे हैं ऐसा भी होता है क्या? देश में कोई ऐसी जगह, दुनिया में कोई ऐसी जगह है क्या जहां पर रोजाना शाम 4 बजे बारिश होती है? क्या इसी जगह होती है क्या? मैंने कहा नहीं, ये पूरी बेल्ट यहां से यहां तक ले जाकर देख लो, यहां रोजाना शाम 4 बजे बारिश होती है। बोले वाह, कारण क्या है? मैंने कहा कारण है सूरज के तापमान का यहां पर अधिकतम समय तक सीधा पड़ना। बोले ऐसा क्या होता है? मैंने कहा देखो, ये समुद्र ही समुद्र आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो नीले नीले एरिया हैं, ये समुद्र है। समुद्र पर सूरज का तापमान पड़ रहा है, समुद्र के तापमान से भाप बनना शुरू होती है, भाप ऊपर उठती है। ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जब आप ऊपर चलते जाते हैं वो भाप ठंडी होती जाती है, कंडेंस होकर बूंद बन जाती है, और बूंद जब भारी होती है तो नीचे गिर पड़ती है, उसी को आप बारिश कहते हैं। अच्छा, इतना आसान है क्या बारिश का बनना? मैंने कहा एक बार के लिए समझा रहा हूं, लोग तो इसमें पीएचडी कर लेते हैं, मैं आसान तरीके से यूं समझा रहा हूं। फिलहाल सर्दी के दिनों में आपने जब गर्म बर्तन में पानी उबाला होगा, या पानी को गर्म करके आपने उबाला होगा, तो भाप बनी होगी। वो भाप ऊपर जाती है, जो प्लेट आपने ढकने के लिए लगा रखी है उस पर जाकर वो बूंद बनती है, और बूंद बन के नीचे गिर जाती है। सिंपल प्रोसीजर है बारिश आने का। ठीक है, लेकिन सर मैं क्यों जानूं इस बात को?
मेरे को कोई मतलब थोड़ी है इस बात को। आप टू द पॉइंट इंडिया पे आओ ना, इंडिया में गर्मी क्यों पड़ने वाली है? इंडिया इक्वेटर पर थोड़ी है, इंडिया तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर दिखाई दे रहा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। यहां देखिए इंडिया के ऊपर का एरिया भी दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा देखो ये तो ट्रॉपिकल जोन हो गया, ये ऊपर की तरफ वाला टेम्परेट जोन हो गया। सर लग रहा है आप ज्योग्राफी पढ़ाकर ही मानेंगे। मैंने कहा ज्योग्राफी तो अभी से 1 घंटे बाद हमारे पेड बैच में पढ़ाई जाएगी। मैं तो आपको रीजन समझाने के लिए, क्योंकि गोली कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, लेकिन कोई यह बता देना कि इस गोली से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो आदमी उस गोली को खा लेता है। फिलहाल आपको भी मैं ये गोली दे रहा हूं। कौन सी गोली? ये एक्सप्लेनेशन की कि इंडिया में तापमान क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे का कारण अब ध्यान से समझना। यहां से जो मैंने आपसे कहा कि हवा ऊपर उठी थी, वो हवा ऊपर कुछ इस प्रकार से उठी थी, एक प्रकार से ऊपर उठती चली गई। हवा जब ऊपर उठती चली गई तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास जाकर डिसेंड हुई। अब आपको ऐसे समझना है, मान लीजिए कि मैं जमीन से पंखा ऊपर की तरफ मुंह कर दूं, एक पंखा लगा दूं, और वो पंखा जो है ना अपनी हवा ऊपर छत पर फेंके, उल्टा काम कर दूं, यूं नहीं यूं कर दूं। वो हवा जब ऊपर छत पर टकराएगी तो क्या हवा डायरेक्ट नीचे आकर गिरेगी? आंसर है नो। तो कहां आकर गिरेगी? वो हवा छत पर जाकर लेफ्ट और राइट और आगे और पीछे सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होकर फिर नीचे आने की कोशिश करेगी। यानी हवा उठेगी यूं और घूमकर नीचे आएगी। बिल्कुल आसान भाषा में इक्वेटर पर आप ऐसी ही सिचुएशन समझें। इक्वेटर से जो भी आपने हवा ऊपर उठाई थी, यहां से जो हवा उठाई थी, ये ऊपर जाकर फिर नीचे की तरफ आकर गिरना शुरू होती है। जिस जगह आकर गिरना शुरू होती है वो जगह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है। वो जगह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी हवा यहां से उठी यहां गिरी, यहां से उठी यहां गिरी। हवा जिन क्षेत्रों में गिरती है वहां हाई प्रेशर जोन बनता है। हाई प्रेशर जोन ये देखिए, ये लगभग 30 डिग्री नॉर्थ के अराउंड, चूंकि राजस्थान 23.5 से ऊपर है, ट्रॉपिक क्षेत्र से ऊपर की तरफ है, 30 डिग्री नॉर्थ का एरिया है लैटिट्यूड के हिसाब से, तो यहां पर प्रेशर क्रिएट होता है। क्या सर रेगुलर प्रेशर क्रिएट होता है या आज ही प्रेशर क्रिएट हो रहा है? मैंने कहा हमेशा होता है। बोले इस बार क्या है? मैंने कहा इस बार थोड़ा प्रेशर ज्यादा है। ये प्रेशर जब क्रिएट हो रहा है तो सर एक बात बताइए, सामान्यतया तो हम ये मानते हैं कि नीचे से तापमान, नीचे से पानी उठकर इक्वेटर से ऊपर गया, इक्वेटर पर तो उसने बारिश कर दी, हमारे पास बारिश क्यों नहीं गिर रही? मैंने कहा पानी तो वहीं गिर गया, नीचे से हवा उठी थी, बारिश की बूंदें बनकर वो तो इक्वेटर पर ही गिर गई, यहीं गिर गई। इक्वेटर पर पानी गिर चुका, अब हवा बची रह गई। वो हवा घूम करके इस हाई प्रेशर बेल्ट पर आकर नीचे गिर रही है, और ये गिरने वाली जो प्रक्रिया है ये 30 डिग्री नॉर्थ पर लगभग गुजरात और राजस्थान के आसपास क्षेत्रों में हो रहा है। सर केवल क्या इंडिया के लिए ही ऐसा होगा क्या? इधर यूरोपियन कंट्रीज हैं उन पर भी हो सकता है, सब जगह यही हालात है। सर ये पहली बार थोड़ी होगा, ऐसा हमेशा होता है। मैंने कहा मैंने मना कब किया? हर बार मार्च में टेंपरेचर बढ़ता है, इस बार तुलनात्मक रूप से ज्यादा बढ़ रहा है। इसके पीछे का कारण है यहां पर ये जो हवा डिसेंड हो रही है जिससे एंटी साइक्लोनिक सिचुएशन बनती है, ये पहली बार थोड़ी प्रभावी रूप से बन रही है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। टोटल ज्योग्राफी है, हो सकता है एकदम शॉर्ट रूप में ऊपर से निकल गई हो। 30 मिनट के सेशन में मैंने अभी एक कारण आपको समझाया है, अब मैं आपको लेकर चलता हूं दूसरे कारण की तरफ। दूसरा कारण समझाऊंगा, वो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। आप में से बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे होंगे जिन्हें ज्योग्राफी को सुनने में इंटरेस्ट तो आ रहा होगा, लेकिन लग रहा होगा ये दूसरे गोले की कोई बात हो रही है, हम शायद दूसरे गोले पर आ गए हैं। बिल्कुल चिंता ना करें, हमने इसी कारण से अपने एप्लीकेशन जिसका नाम है आरएनए बाई अंकित अवस्थी, उस पर हाल ही में कुछ पेड क्लासेस शुरू की हैं। उन पेड क्लासेस में पूरे 6 महीने तक इसी प्रकार का जर्नल नॉलेज, जैसे ज्योग्राफी के सारे कंसेप्ट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं, वो सिखाए जा रहे हैं। रोजाना शाम को 8:30 बजे वहां क्लासेस हो रही हैं। मात्र 1999 में पूरे 1 साल के लिए वहां कोर्सेज उपलब्ध हैं, वहां जाकर आप कोर्सेज ले सकते हैं। अब दूसरा कारण आप जान लीजिए। दूसरा कारण है इस बार वेस्टर्न डिस्टरबेंस का कमजोर होना। अब ये क्या कहानी है साहब? ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या होता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सर्दियों में उत्तर भारत में शादियां अटेंड की हैं? उत्तर भारत से मतलब सर आप उत्तर दक्षिण क्यों करते हैं? अरे मैंने कहा भाई जहां मेरी भाषा समझी जा रही है वो सामान्यतः उत्तर भारतीय लोग हैं, और उन्होंने
अपने सर्दियों में कुछ शादियों को बढ़िया अच्छे से अटेंड किया होगा, विशेष रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मेरे जो मित्र हैं सर्दी के दिनों में शादियां अटेंड करने कहीं गए होंगे, जैसे नवंबर की शादी, दिसंबर की शादी अटेंड करने गए होंगे। इवन मेरे घर में तो एक शादी जो है वो इसी महीने में थी, मेरी सिस्टर की शादी। तो हुआ ये जनवरी के दौरान की बात थी, सर्दियों का एकदम कटाकट सर्दियों का महीना था, और भाई साहब अचानक देखा तो बारिश आने लग रही है धड़ाम धड़ाम, और भाई साहब बारिश, बढ़िया बारिश आ रही है, और घर में आसपास बैठी चाची बुआ ताईजियां जो हैं वो बैठकर बातें कर रही हैं। लड़की ने लगता है कढ़ाई चाटी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहां ये माना जाता है जिसका आंसर ना हो उसको किसी भी अंधविश्वास से जोड़ दो। बोले इन्होंने कढ़ाई चाटी होगी, इस कारण से इनकी शादी में बारिश आ रही है। भाई साहब बारिश का भय क्रिएट हो गया। अपन को तब तक ज्योग्राफी आती नहीं थी, पढ़ी नहीं थी। फिर हमने क्या किया, उसका कारण खोजा कि यार ये बारिश आती क्यों है। तो पता चला कि देश में हर साल सर्दियों में बारिश आती है, और हमारे क्षेत्र में उसे मावठ कहा जाता है। पढ़े लिखे लोग उसी को हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, और अंग्रेजी में उसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। पर सर ये पूरे देश में तो नहीं आता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरे देश में ऐसा नहीं होता। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत में पश्चिम की तरफ से ही आता है। पश्चिम बोले तो अगर आप मैप को देख रहे हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड जो क्षेत्र है उस वाली साइड से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया में एंट्री करता है। बोले हां ये बात भी सही है। तो ये आता कैसे है? मैंने कहा चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो इस बार रिकॉर्ड ये निकल कर आया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सामान्यतया पश्चिमी विक्षोभ भारत के अंदर लगभग 717 जिलों के अंदर अपना प्रभाव रखता है, लेकिन इस बार केवल 110 जिलों में ही सर्दियों में बारिश आई है। आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे सर अच्छा हुआ इस बार हमारे कपड़े गंदे नहीं हुए, ब्याह नहीं बिगड़ा। अरे महाराज आपका तो ब्याह था, लेकिन सही मायने में किसान के लिए वो जो मावठ आती है ना, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है, वो उसके लिए किसी भी मतलब अमृत से कम नहीं है। वो अमृत वर्षा है। रबी की फसल का अमृत कहा जाता है मावठ को। यानी कि जो सर्दियों में बारिश होती है ना, इसे बहुत बेहतरीन माना जाता है। और इस बारिश का कारण क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बोले ये कहानी क्या है? असल में अगर आप भारत का मैप देखें तो आप थोड़ा पश्चिम की तरफ जब चलेंगे ना तो आपको यहां पर भूमध्य सागर दिखाई देगा, जिसे मेडिटेरेनियन ओशियन कहते हैं। मेडिटेरेनियन ओशियन से सर्दी के समय पर जो उच्च दाब का क्षेत्र बनता है वो भारत के अंदर निम्न दाब का क्षेत्र फील करता है, और ऐसी स्थिति में आकर हिमालय के दक्षिण की तरफ यानी हिमालय से इस तरफ आकर बरसता है। यही कारण है कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा यहां तो बारिश होती है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश यहां तो बारिश होती है, और जो ये पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर हमारा मतलब जम्मू कश्मीर है या फिर ये जितने भी हैं, ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बर्फ पड़ती है। क्योंकि पहाड़ पर जब वो हवा ऊपर चढ़ती है ठंडा होकर वो बर्फ बन जाती है। तो कारण नंबर 2, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस बार हुआ ही नहीं, बहुत ही माइनर रहा। 717 में से 110 जिलों में ही उसका प्रभाव रहा। यानी इस बार सर्दियां पड़ी ही नहीं, ढंग से जो बारिश होनी थी वो हुई नहीं। सर आपने एक लाइन बोली थी कि ये रबी की फसल का अमृत कहा जाता है, तो सर इसका मतलब फसलों पर भी असर पड़ा होगा। मैंने कहा भयंकर। इस बार हमारे जो किसान मित्र हैं उनकी फसल में जो पैदावार है, जो गेहूं की जो उपज है, वो उतनी बन ही नहीं पा रही। क्योंकि हमारे जो गेहूं है वो फसल का दाना मोटा तभी होता है जब उस पर मावठ की बारिश होती है, ठंड बेहतर पड़ती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बिगड़ गई। इस वजह से संभव है कि हमारी गेहूं की खेती खराब हो जाए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कमजोर होना। मैंने कहा ना आपसे, मैं वो जो कन्वेंशनल तरीके हैं वो डिस्कस नहीं करूंगा आपसे, जलवायु परिवर्तन हुआ, फलाना हुआ। मैंने पहला पॉइंट समझाया था आप लोगों को, फिर दूसरा पॉइंट समझा दिया है, अब मैं तीसरे पॉइंट की तरफ। देखो इस प्रकार से ये बादल भारत की तरफ आते हैं, मेडिटेरेनियन ओशन से उठते हुए, और यहां आकर के बारिश करते हैं। जिस तरह से अभी आप इस जिफ के माध्यम से ये पूरी नॉलेज अभी ले रहे हैं ना मुझसे, ऐसे ही हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लासेस ले रहे हैं रोजाना शाम 8:30 बजे। उसी में ही फिर पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट आएंगे। बेहतरीन चीजें हैं, अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण बन रहा है वो क्या है? तीसरा कारण क्या बना है अब आप वो समझिए। ये थोड़ा सा और ज्यादा ज्योग्राफिकल फैक्टर है इसको समझाने में, क्योंकि ये पूरी की तरह ज्योग्राफी है, इसलिए इसको समझाने के लिए, इस फैक्टर को समझने के लिए थोड़ा सा आप
मेरे साथ बने रहिएगा। संभव है अब तक आप में से बहुत से मित्र उखड़ चुके होंगे कि भाई आप ज्योग्राफी बांच लो, हमें नहीं जानना गर्मी क्यों है, गर्मी है तो पंखा झल लेंगे, हो गया हमारा काम। लेकिन जिन्हें कारण जानना है उनके लिए तीसरा बड़ा कारण, इस बार की जो गर्मी है वो अल नीनो से प्रभावित है। अभी अल नीनो क्या होता है साहब, हमको क्या लेना देना ये अल नीनो क्या होता है? मैंने कहा देखिए क्लाइमेट के अंदर दो परिस्थितियां हैं, एक है अल नीनो और एक ला नीनो। मुझको नहीं समझना ये क्या होता है, अरे मेरा हल्का सा समझ लो, चलो इतना सा समझ लो कि भारत में मई के दौरान जो बारिश आती है वो बारिश साउथ वेस्ट मानसून के कारण आती है, ये मानते हो? हाँ हाँ, बचपन में पढ़ा था, पता है कि साउथ वेस्ट मानसून इधर से उठता है फिर यूं इंडिया में एंट्री करता है, ठीक है ना? तो इसमें क्या है? मैंने कहा ये जो साउथ वेस्ट मानसून जब भारत में एंट्री करता है, क्यों एंट्री करता है ये जानना चाहोगे? बोले हाँ। तो मैंने कहा इसके लिए ज्योग्राफी पढ़ना, फिलहाल के लिए केवल इतना जान लो, जब मई का मौसम आएगा तो धरती जल्दी गर्म होती है और पानी थोड़ा देर से गर्म होता है। तो बोले इसका क्या मतलब है? मतलब धरती जब जल्दी गर्म होती है तो हवा जल्दी ऊपर उठ जाती है। बोले हाँ तो मैंने कहा भाई पानी थोड़ा देर से गर्म होता है। तो बोले तो मैंने कहा ऐसी स्थिति के अंदर यहां से जो डेंस एयर है वो अपने साथ पानी को लेकर अर्थ पर चलना शुरू हो जाती है, तो गर्मी के कारण अर्थ पर वेपर वाली जो हवा है वो आने लगती है और वो बारिश बनाती है। और बोले ये छोड़ो, हम इस बात को डिस्कस नहीं कर रहे। हमने कहा तो फिर तो हम तो अल नीनो और ला नीनो जानना चाह रहे हैं। मैंने कहा देखो एक लाइन में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसको समझाने में पूरा एक लेक्चर लगता है, लेकिन फिलहाल के लिए यह जान लो, देश में जब अल नीनो की सिचुएशंस प्रभावी होती हैं तो साउथ वेस्ट मानसून कमजोर हो जाता है, यानी यहां से आने वाली जो बारिश है ना वो हमारे लिए इतनी प्रभावी नहीं होती जितनी प्रभावी होनी चाहिए थी। और ला नीनो की कंडीशन जब आती है तो यह कंडीशन और ज्यादा प्रभावी हो जाती है। बोले कहना क्या चाहते हो? हमने कहा जब अल नीनो आता है तो भारत में सूखा पड़ता है और जब ला नीनो आता है तो बारिश भारत में ज्यादा होती है। क्या यह हर साल आता है क्या? मैंने कहा नहीं, अल नीनो ला नीनो साल में नहीं 10 साल में 2 बार आते हैं, यानी अल नीनो की सिचुएशन लगभग 4 साल के अंदर एक बार रिपीट होती है। अच्छा तो इस वर्ष क्या है? हमने कहा वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार एक्सट्रीम हीट जो है वो फ्यूल्ड बाय अल नीनो है। बोले क्या मान ले पहले से ही? मैंने कहा यह मान लो कि आने वाले समय में बारिश भी कम आने वाली है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने कहा फूड की एक्सट्रीम सिवियरिटी हो जाएगी। अल नीनो को ज्योग्राफी की भाषा में क्या कहते हैं? मैंने कहा ज्योग्राफी की भाषा में यह समझ लो कि समुद्र का तापमान भी जमीन के साथ साथ बढ़ जाए। सामान्यतः जमीन का तापमान जल्दी गर्म होने की वजह से लो एयर क्रिएट होती है जिससे समुद्र का पानी इधर चला आता है, लेकिन समुद्र का पानी भी साथ साथ गर्म हो जाए तो फिर वेपर का ट्रांसफर ही नहीं होगा और इस वजह से बारिश कम होती है। बोले ठीक है, तो ऐसी स्थिति को अल नीनो सिचुएशन कहा जाता है। आपके मन में बहुत सारे सवाल अब तक बन चुके होंगे, आपका दिमाग एकदम झन्ना रहा होगा, नहीं सर मुझे तो इस कंसेप्ट को सिखाई दो। सिखाने के लिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा ना हमारा सेशन आ चुका है RNA बाय अंकित अवस्थी सर पर, जो हमारा एप्लीकेशन है RNA बाय अंकित अवस्थी गूगल प्ले स्टोर पर है, वहां पर हम ज्योग्राफी ही समझा रहे हैं। ऐसे फीचर्स जब आप सीखेंगे ना तो आपको लगने लगेगा कि साला कोई परीक्षा की मैं तैयारी करूं ना करूं लेकिन ये नॉलेज मिल जाए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे दुनिया समझना आसान होता है। खैर अब प्रभाव की बात आती है, सर इसका इंपैक्ट क्या है? मतलब ये ठीक है, ये 3 कारण हो गए, 3 कारण बड़े कारण थे जो आपने पुराने कारणों से बिल्कुल नहीं मैच कराए। इसका प्रभाव क्या होगा? हमने कहा प्रभाव है इसकी वजह से होने वाली मौतें। बोले हैं लोग मरते भी हैं क्या? मैंने कहा अच्छा एक आंकड़ा इंडिया का ही देख लो आप, 2022 में 2227 मौतें एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के कारण हुई थी। अगर मैं हीट वेव की बात करूं तो वर्ष 2015 में भारत में 2081 मौतें रिकॉर्ड की गई थी गर्मी के कारण। अरे भाई साहब कितने लोग प्रभावित होते हैं? मैंने कहा साल 2000 से 2016 के बीच में हीट वेव की वजह से लगभग 125 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे। अकेले 2015 में अन्य साल की तुलना में 17.5 करोड़ लोग अधिक हीट वेव की चपेट में आए थे। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। हीट वेव के कारण साल 2010 में अकेले रूस में 44 दिन के अंदर 56,000 मौतें हुई थी। इतनी तो अभी मेरे हिसाब से यूक्रेन वॉर के कारण नहीं हुई। पर्यावरण जब अपनी स्थिति पर आता है ना तो भाई साहब जान को लील कर ही जाता है। यह जानकारी जबकि मतलब अगर और जानकारियां रिकॉर्ड करें 2003 में यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से 20,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। फोर्ब्स की रिपोर्ट की बात माने तो पूरे पश्चिमी यूरोप में 20,000 से अधिक मौतें हुई थी। आप में से लेकिन बहुत से कारण जो है ना लोग ये नहीं मानेंगे।
गर्मी से कोई मरता थोड़ी है, पंखा चला लेता, पानी पी लेता और हवा कर लेता, क्या दिक्कत है? अरे भाई, इसके जो साइड इफेक्ट हैं, जैसे गर्मी अचानक तेज आने से आपका गला खराब होना, बुखार आ जाना, लू लग जाना, लूज मोशंस, डायरिया हो जाना, ये गर्मी से पैदा हुई बीमारियां हैं। तो होता क्या है, हम अपने कॉज ऑफ डेथ को जब लिखते हैं ना, डॉक्टर जब लिखते हैं, वो लिखते हैं लूज मोशन, डायरिया की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अरे लेकिन वो डायरिया क्यों हुआ वो तो बताओ। वो गर्मी के कारण हुआ था या सामान्य स्थिति थी डायरिया का होना? गर्मी के कारण। गर्मी के कारण आप बहुत बार सुनते हैं कि शादियों में खाने खराब हो जाता है, खाना खराब होने से, सड़ी हुई खाने खाने से लोग सुबह तक बेहोश हो जाते हैं, कई लोग उसकी वजह से मर जाते हैं। ये गर्मी का ही तो कारण है। हम लोग क्या मानते हैं, नहीं मैं धूप में खड़ा हूं, मार के दिखा, नहीं मरा तो फिर गर्मी ने किसको मारा? ये कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट जो है वो गर्मी की वजह से प्रोड्यूस जो अन्य बीमारियां हैं, है ना, सीजनल बीमारियां भी अगर गर्मी की वजह से हो तो वो कंसीडरेबल होती हैं। ठीक है, तो आपने देखा। दूसरा जो मतलब इसकी वजह से क्या हो रहा है, फिलहाल दो राज्यों के अंदर 2023 2 मार्च की खबर है, यानी आज की खबर है, 2 राज्यों के अंदर इसकी वजह से फसलों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने की संभावना है। यानी आप ऐसे देख लीजिए कि गेहूं की खड़ी फसल जो है ना, उसकी उपज कम हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर ऐसा दिख रहा है कि जो खेती बाद में बोई गई थी, जहां पर फसलें नहीं कटी थी अभी तक, वहां पर बालियों में जो दाने पड़ते हैं ना, ये जो बालियां दिख रही हैं, वो मोटी दाने नहीं पड़े हैं, वो प्रॉपर तरीके से डेवलप ही नहीं हो पाए हैं। सीजन अचानक चेंज हो गया है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा इसकी वजह से पैदावार कम होगी। आप चाहे 2020, 21, 22 का आंकड़ा उठा के देख लो, जब जब ऐसी सिचुएशंस बनी है, लास्ट ईयर जब बनी थी तो 2.75 मिलियन टन गेहूं हमारा कम पैदा हुआ था। ऐसी स्थिति में सीधा व्यापारिक नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में भारत को वर्ल्ड फूड सप्लाई को प्रभावित करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब हमारे यहां खुद ही पैदा नहीं होगा तो हम दूसरे को क्या भेज लेंगे? उम्मीद है आपको यह कारण भी अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। एज ए इंपैक्ट, प्रभाव क्या पड़ा? मौतें हो सकती हैं, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकता है। सर कोई बचाव जो बात कर सकते हैं? देखिए, हॉस्पिटल में स्टॉक रखने के डॉक्टर्स को निर्देश दे दिए गए हैं। गर्मी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से जो परेशानियां हो सकती हैं, बॉडी में पानी का कम होना, हीट स्ट्रोक का आना, बच्चों में खसरा हो जाना, चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों का हो जाना, वायरल इंफेक्शन हो जाना, खांसी हो जाना, तो इन सब से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रभावित कैसे रख सकते हैं? अपने आप को हाइड्रेट रखें, ढीले ढाले कपड़े, सूती कपड़े पहने, सनस्क्रीन का प्रयोग करें, अपने इलाके के तापमान की जानकारी हमेशा रखें। जब बाहर निकलें तो सर पर कपड़ा भर के निकलें, रखकर निकलें, छतरी लेकर निकलें, कैप पहनकर चलें, बार बार ठंडे पानी से नहाते रहें अपने आप को, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वो बॉडी टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से सीधा प्रभावित होता है। जैसे सर्दी के अंदर तो हम क्या करते हैं ना, अपने आप को ढक लेते हैं, लेकिन गर्मी के अंदर हम समझ ही नहीं पाते कि हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। सर्दी होती है तो हम अपने आप को ओढ़ पहन लेते हैं। गर्मी में हम केवल एक ही चीज सीखते हैं, और वो क्या है? पंखा चल लो भाई, गर्मी ठीक हो जाएगी। नहीं, गर्मी में भी बाहर के तापमान से शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे साधन अपनाएं। हो सकता है आपको ओढ़ पहन के रखना पड़े, ऐसी जगह पर बैठना पड़े जहां पर सीधा हीट आपको प्रभावित ना करे, अदरवाइज शरीर को बुरा नुकसान हो सकता है। ठीक है साहब, उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ बात निकले कि क्या चीजें हम सरकार की एडवाइजरी पर ध्यान दे सकते हैं, जिनको याद रखा जाए। जैसे दोपहर 12 से शाम 3 बजे तक घरों से बच्चों को बाहर निकालने से बचें। चिलचिलाती धूप में खाना खाने बनाने से इनसे बचें। किचन की खिड़कियां दरवाजे खोलकर रखें ताकि वेंटिलेशन पूरी तरह से रहे। हाई प्रोटीन फ्रूट जो है वो खाते रहें। कोला जैसे मीठे सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पानी को शरीर से कम कर देते हैं। ये एडवाइजरी में है। कोको कोला जैसे कोल्ड ड्रिंक समझते हैं लोग, पेप्सी पी ली, कोक्स पी ली, तो इससे बोले हमारे शरीर में खूब सारी ठंडक हो जाएगी। नहीं, वो हमारे पानी के अंदर से शरीर के अंदर से पानी को और खींच लेती है। ठीक है, शराब, चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये ज्यादा ना पिएं। ठीक है, क्योंकि इनसे भी पानी शरीर के अंदर से कम होता जाता है। दिन के समय डे टाइम में कसरत और व्यायाम ना करें, सुबह शाम करें। ये स्थितियां हैं जो आपको बचने के लिए ज्यादा जरूरी होंगी। कोशिश करें कि नींबू पानी है, छाछ है, लस्सी है, फलों का रस है, ORS है, इनका सेवन करें ताकि आपका शरीर भी अंदर से हाइड्रेटेड रहे। क्लियर? बाकी ईश्वर है ही आपकी रखवाली के लिए। मैंने आपको कहा है कि आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में तो इंस्टॉल करें ही, आज ही जिम्मेदारी से अपने परिवारजनों के मोबाइल में भी इंस्टॉल करवाएं। नाम है जिसका श्री मंदिर, लिंक जिसका कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाइए परिवारजनों के मोबाइल में इसे इंस्टॉल करवाइए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका खर्चा नहीं है। बाकी
जो हमारे कोर्सेज हैं वो हमने आपको बता दिए। आरएनए बाई अंकित अवस्थी पर हमारे कोर्सेज आ चुके हैं। रोजाना शाम 8:30 बजे क्लास हो रही है। मात्र 1999 में आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी एसएससी, स्टेट, पीसीएस किसी की भी तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए जो है हमारा यूट्यूब चैनल आरएनए फॉर ऑल एग्जामिनेशन के लिए शुरू हो चुका है, जिस पर अभी रात को एक सेशन जाने वाला है कि भारत से क्या नाराज हो गए हैं क्या जापान के विदेश मंत्री। इनके बारे में भी आप थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।